न कोई संघर्ष न कोई तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। न कोई संघर्ष न कोई तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत में सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय की रचना और उनकी शक्तियों के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्च न्यायालय के बारे में। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार केंद्र में एक सर्वोच्च न्यायालय मतलब न्यायालय की स्थापना की गई है, न्यायपालिका की स्थापना की गई है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में भी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही है। तो चलो शुरू करते हैं और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। तो आज का हमारा क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की रचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की रचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले रचना की। देखो रचना क्या मतलब इसका गठन कैसे होता है। देखो संविधान के अनुच्छेद 214, क्या 214 214, ठीक है। जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है, या बोल सकते हैं हम वह अनुच्छेद 214 के तहत राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। क्या 214 में क्या बात की गई है? प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर मतलब राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, इसकी स्थापना की गई है। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। क्या मतलब? संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक क्या उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 214 में क्या बात कही गई है? वह प्रत्येक मतलब राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और 231 अनुच्छेद में क्या बात कही गई है? वह अगर संसद चाहे तो यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। जैसा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हरियाणा और पंजाब का और चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं 1861 में, मतलब सन 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारत में 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। अधिनियम मतलब एक्ट है 1861 में, मतलब एक्ट कब आया? 1861 में, लेकिन 1862 में 3 हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें कौन कौन से थे? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ठीक है। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे सबसे पहले 1862 में इन 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। किस एक्ट के अनुसार? 1861 भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट मतलब अधिनियम के तहत, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में किसकी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। उसके बाद 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, दिल्ली उच्च न्यायालय की। 2013 में बात करें तो 2013 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, जिसमें कौन कौन से हैं? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। मणिपुर 22वां उच्च न्यायालय था हमारा, मेघालय 23वां उच्च न्यायालय और त्रिपुरा 24वां उच्च न्यायालय था, जिसकी स्थापना 2013 में की गई। उसके बाद अगर बात करें तो 2019 में अमरावती उच्च न्यायालय, कौन सा? अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आज एट प्रेजेंट भारत के अंदर टोटल 25, कितने बेटा? 25 हाई कोर्ट हैं या उच्च न्यायालय हैं। जैसा कि आपको पता है भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। पहले ये 24 उच्च न्यायालय थे, लेकिन अभी 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 को
अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा भाई भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। आपकी बुक में 24 होगा, लेकिन वो ओल्ड है। ठीक है, अब कितने हो गए हैं? 25। उसके बाद हम बात करते हैं प्रत्येक राज्य, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है। जिस प्रकार हमने सर्वोच्च न्यायालय में बात की वे एक मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, उसी प्रकार उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या संबंधित राज्यों की जरूरतों, मतलब राज्य की कितनी जरूरत है को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। मतलब ये अन्य न्यायाधीश हैं, इनकी संख्या कितनी होगी तो ये कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। और किस आधार पर? राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर। ठीक है, अगर प्रेशर ज्यादा है तो राष्ट्रपति चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त, मतलब जो रिटायर न्यायाधीश है को भी हाई कोर्ट, ऐसी मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए प्रार्थना कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति भी नियुक्त कर सकता है, और अगर जरूरत है तो मुख्य न्यायाधीश, किसका मुख्य न्यायाधीश? उच्च न्यायालय का, राष्ट्रपति की स्वीकृति से उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड न्यायाधीश है उनको काम के लिए बुला सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम योग्यता की। योग्यताएं, भाई भारत के जो उच्च न्यायालय है, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहले बिल्कुल इजी है, क्या वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी योग्यता क्या है? वह 62 वर्ष, कितने बेटा? 62 वर्ष, 62 वर्ष, ठीक है, ईयर से कम आयु का होना चाहिए। हमने बात की थी सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की योग्यता सबसे पहले सेम थी, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी हमने क्या पढ़ी थी? उसकी आयु 65 वर्ष थी, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम, मतलब 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की 65 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी योग्यता है देश के किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। ठीक है, 10 वर्ष तक, कितने? 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो, वकालत कर चुका हो, एडवोकेट रह चुका हो। ठीक है, कितने? 10 वर्ष तक। कहाँ? एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय, एक कोई भी एक में भी कर सकता है या एक से ज्यादा में भी। ठीक है, लेकिन टोटल कितने होने चाहिए? 10 वर्ष तक। जैसे 25 उच्च न्यायालय, इनमें से किसी में भी एक या एक से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक की इसकी वकालत होनी चाहिए। और लास्ट है इसकी, वह 10 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। तो इसकी 4 योग्यताएं थी प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो ध्यान से समझेंगे। देखो न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा बेटा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह पर। याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह पर। वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। देखो बड़ा इजी है क्वेश्चन है। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन सलाह किसकी लेगा? राज्यपाल की। अगर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो करेगा कौन? राष्ट्रपति ही, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्य न्यायाधीश की। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राज्यपाल की सलाह लेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल बिल्कुल सेम है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है, परंतु वह इससे पहले स्वयं अपना पद से त्याग पत्र देकर अलग हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा है। कितनी है? मतलब एक ही बात याद रखनी है, कार्यकाल कितना? 65 वर्ष तक। ठीक है, अच्छा पदच्युति मतलब पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर है, मतलब पद से हटाने का इनको। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाते थे, वह अन्य मतलब उनके न्यायाधीशों को हटाते थे, इसी प्रकार उच्च न्यायालय का। सिंपल सी बात है, संसद में क्या है? 2/3 बहुमत पास करके राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर और क्या है, उसको पद से हटाया जा सकता है। किस आधार पर? दुराचार या अयोग्यता के आधार पर। देखो, यदि संसद के दोनों सदन बेटा कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। निम्न सदन मतलब लोगों का सदन, लोकसभा। ठीक है, तो दोनों सदन अपने सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से और सदन के मतलब बैठक में, सदन की बैठक के उपस्थित जो उस एट प्रेजेंट मतलब बैठे हैं उस में सदस्यों के 2/3 बहुमत, कितना? 2/3। ठीक है, बहुमत से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दुराचार व अयोग्यता के अपराध में अपराधी ठहराएं, मतलब अपराधी ठहराएं और इस विषय में राष्ट्रपति को संबोधित करें, तो राष्ट्रपति उस
न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। सिंपल सी बात है बेटा, इतना नहीं उलझना है, सीधी सी बात है। संसद के अगर दोनों सदन क्या है 2/3 बहुमत से ये पास कर दें भाई जो न्यायाधीश है वो दुराचारी है, अयोग्य है, तो और राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे दे, हस्ताक्षर कर दे, तो राष्ट्रपति क्या उसको उच्च न्यायाधीश को क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। सिंपल, बिल्कुल सेम है, ठीक है। वेतन की अगर बात करें तो वेतन है बेटा, इसमें उच्च न्यायालय का जो वेतन है वो है 2,50,000, ठीक है, 2,50,000, और अन्य न्यायाधीशों का है 2,25,000, 2,25,000, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 और अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2,25,000। उसके बाद हम बात करते हैं शपथ। शपथ कौन दिलाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा बेटा? राज्यपाल के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता था? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। अलग बात है बेटा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यायाधीशों का स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफर। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक मतलब ट्रांसफर कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। उसके बाद है वकालत पर प्रतिबंध। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर होने के बाद पश्चात सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं वकालत नहीं कर सकते। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ऊपर की तरफ जा सकते हैं, नीचे की तरफ नहीं, ठीक है। कहाँ पर वकालत कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा उच्च न्यायालय की रचना। अब हम बात करते हैं शक्तियों के बारे में, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं शक्तियों के बारे में। इससे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 214 से 231 तक। 214 में जिसकी क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो 25 हैं, और लास्ट वाला जो 25वां है वो है अमरावती उच्च न्यायालय, 1 जनवरी 2019 को बनाया गया था। अगर हम बात करें तो प्रत्येक उच्च न्यायालय में कितने? एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश हो गए, जिनकी संख्या कौन? राष्ट्रपति पर डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद योग्यताएं, भारत का नागरिक को न्यूनतम आयु 62 वर्ष, देश के किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो या 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की सलाह पर, और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ठीक है। कार्यकाल 65 वर्ष तक, ठीक है। पद से हटाने के लिए क्या? 2/3 बहुमत दोनों सदनों में, ठीक है। वेतन 2,50,000 और अन्य का 2,25,000। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रतिबंध है वकालत करने पर, कहां पर कर सकता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। तो ये था प्यारे बच्चों आपकी उच्च न्यायालय की रचना। उसके बाद हम बात करते हैं शक्तियों का वर्णन। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। अभी हमने बात की उच्च न्यायालय की रचना के बारे में बात की, वह किस प्रकार उसका गठन किया जाता है, कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है। अभी हम बात करेंगे जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसकी शक्तियों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है भाई जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उनको बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं, जिनको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली है न्याय संबंधी शक्तियाँ। क्या है बेटा? न्याय संबंधी शक्तियाँ। दूसरा है प्रशासनिक संबंधी शक्तियाँ, और तीसरा है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियाँ। हाँ तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। सबसे पहले क्या है? न्याय संबंधी शक्तियाँ, दूसरा है प्रशासनिक संबंधी शक्तियाँ, और तीसरा है न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि पहले है हमारी न्याय संबंधी शक्तियाँ। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार, और उसके बाद हम पढ़ेंगे, 1 मिनट होल्ड करेंगे बेटा। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार, और उसके बाद पढ़ेंगे हम अपीलीय अक्षेत्राधिकार। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय में, जब हमने पढ़ा था प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार। देखो क्या होता है, तो वही मतलब वो अधिकार वो मुकदमे जो सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था। इसमें देखो हम पढ़ते हैं उच्च न्यायालय में प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार क्या होता है। न्याय संबंधी शक्तियों में पहला है प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय अक्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार हम पढ़ेंगे। तो देखो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, क्या
कोलकाता, मुंबई और चेन्नई उच्च न्यायालयों में, ये 3 उच्च न्यायालय हैं, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। उच्च न्यायालयों में कुछ दीवानी तथा फौजदारी मुकदमे प्रथम बार में सीधे ही पेश किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? जो कुछ दीवानी है और कुछ फौजदारी, मतलब कुछ सिविल और कुछ क्रिमिनल। दीवानी मतलब सिविल, फौजदारी मतलब क्रिमिनल, ठीक है। तो ये मुकदमे हैं प्रथम बार में सीधे ही पेश किए जा सकते हैं, मतलब कुछ मुद्दे हैं, कुछ मुकदमे हैं जो सीधे ही पेश किए जा सकते हैं। देखो वैसे तो दीवानी और फौजदारी मुकदमे कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होंगे, मतलब दीवानी और फौजदारी न्यायालय में होंगे, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम सीधा उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, मतलब उसको लड़ सकते हैं, ठीक है। अपील नहीं, लड़ सकते हैं। उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो पहले अधीनस्थ न्यायालय में, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय में, हमने पढ़ा था अधीनस्थ न्यायालय में कितने टाइप के हो गए न्यायालय? 3 टाइप के। एक होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी, एक होता है रेवेन्यू कोर्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। एक होता है सिविल मतलब दीवानी, एक फौजदारी क्रिमिनल और एक रेवेन्यू कोर्ट होती है, ठीक है। तो वो अधीनस्थ न्यायालय में आते हैं। राजस्व बोल सकते हैं, राजस्व न्यायालय, ठीक है, पेश किए जा सकते हैं जैसा कि अन्य राज्यों में पाया जाता है, ठीक है, जैसा कि अन्य राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नौकाधिकरण, वसीयत, विवाह विधि, विवाह विच्छेद मतलब तलाक, ठीक है, कंपनी विधि आदि के मुकदमे भी सीधे उच्च न्यायालय में पेश किए जा सकते हैं। मतलब ये क्या है? दीवानी मुकदमे हैं ये भी। विवाह विधि, विवाह विच्छेद मतलब जो ये तलाक वगैरह है, डिवोर्स वगैरह है, तो ये सारे मामले कौन से होते हैं? दीवानी मामले बोलते हैं इनको कौन से बोलते हैं? दीवानी, या मतलब सिविल मुकदमे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी क्या है, कुछ मुकदमे हैं जिनको सीधे उच्च न्यायालय में हम पेश कर सकते हैं। तीसरा कौन सा है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। भाई उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी रक्षक होता है। आपको पता है मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का आघात होता है तो वह नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकता है, ठीक है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सीधा प्रार्थना पत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय कई लेखों जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख, ये 5 लेख हैं, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के द्वारा नागरिकों के अधिकारों, जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उनकी रक्षा करती है। कितने लेखों से? 5 प्रकार के लेखों से। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे बेटा आप डिटेल से इनको हम। उसके बाद है, देखो ये 3 पढ़ी हमने। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या पढ़ी हमने? 3 पढ़ी, ठीक है। उसके बाद न्याय संबंधी शक्तियों में दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय के थे। अब हम उच्च न्यायालय के पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो सभी उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों, सबसे ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला या अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जिला और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ, अपने नीचे के जो न्यायालय हैं के फैसले के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। जो अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार किस प्रकार? 2 प्रकार, जैसे दीवानी या सिविल बोलते हैं, फौजदारी या क्रिमिनल। अब दीवानी मुकदमे में जैसे कि मैंने बताया, दीवानी मुकदमे या सिविल कौन से होते हैं? शादी विवाह से हो गए, तलाक से हो गए, तो ये कौन से हैं मामले हैं? सिविल या दीवानी, ठीक है। फौजदारी या क्रिमिनल कौन से होते हैं? जिसमें मतलब किसी का मर्डर कर दिया जाए, किसी मतलब चोरी कर दी जाए, मार पिटाई कर दी जाए, तो ऐसे जो मामले होते हैं वो उनको बोलते हैं क्रिमिनल या फौजदारी। देखो दीवानी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, भाई दीवानी मामलों में उच्च न्यायालयों में कोई भी अपील पहली अपील होगी या दूसरी अपील, ठीक है। क्या? दीवानी मामलों में उच्च न्यायालयों में कोई भी अपील पहली अपील होगी या दूसरी अपील। कब? देखो पहली अपील का अर्थ यह है कि जिला न्यायालयों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जो, के निर्णय के विरुद्ध सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऐसा तभी होगा जब उस मुकदमे में कानून का प्रश्न उलझाओ। किसका प्रश्न बेटा? कानून का प्रश्न उलझाओ। ये तो होगी पहली अपील। दूसरी तरह की अपील क्या होती है? देखो जब एक अपील जिले का न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन चुका हो तो उसके निर्णय के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना जो फैसला सुना दिया और हम मतलब जो केस कर रहा है, जो मुकदमा लड़ रहा है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसे में क्या करेगा? वो जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के विरुद्ध मतलब उसमें अपील करेगा। कहाँ कर सकता है अपील? उच्च न्यायालय में। कहाँ कर सकता है? उच्च न्यायालय में। देखो 2 प्रकार की अपील हुई, पहली और दूसरी। पहली का अर्थ क्या है?
जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सीधे उच्च न्यायालयों में, मतलब कई ऐसे मुकदमे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो दीवानी हैं, ठीक है, जो सिविल हैं, जिनमें डायरेक्ट हम सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, कानून का पर्सन उलझा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी भी बिल्कुल यही है, मतलब जिला न्यायालय के से हम सेटिस्फाई नहीं है उस फैसले से, और उस फैसले के विरुद्ध हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फौजीदारी, मतलब क्रिमिनल। देखो यदि सेशन जज, देखो सेशन जज क्या होता है बेटा, सेशन जज मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही बोलते हैं सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही हम सेशन कोर्ट बोल सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है उसको सेशन जज बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है उसको सेशन जज बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं, जब बोलते हैं जब वो क्रिमिनल केस पर, क्या फौजीदारी के केस है या क्रिमिनल केस है, उन पर सुनवाई कर रहा हो, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही हम सेशन कोर्ट बोलेंगे, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं उनको हम सेशन जज बोलेंगे। कब, जब वो क्रिमिनल केस पर सुनवाई कर रहा हो। तो देखो यदि सेशन जज ने किसी अपराधी को मृत्युदंड दे दिया और उसकी हो तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय में होनी चाहिए। वह अपराधी स्वयं भी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। क्या है, वो अपराधी स्वयं भी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हो गया, उन्हें फांसी दे दी, तो अपराधी स्वयं भी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, यदि निचले न्यायालय ने किसी अपराधी को 4 वर्ष या अधिक की सजा दी हो, क्या, निचले न्यायालय मतलब हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वहाँ पर क्या है, अगर 4 साल की सजा या इससे अधिक की सजा दे दी, तो वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी देखो क्या हो गया, क्रिमिनल हो गया। किसी प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट ने निर्णय के विरुद्ध, क्या, किसी प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी, मतलब इसके विरुद्ध भी अपील कहाँ पर होगी, उच्च न्यायालय में होगी। तो ये थे क्रिमिनल, देखो ये सिविल थे, ये क्रिमिनल थे, ठीक है, ये सिविल थे, ये क्रिमिनल थे। तो ये हो गए हमारे अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब देखो जो सेकंड पावर थी वो थी प्रशासनिक एवं संबंधी शक्तियाँ। प्रशासनिक संबंधी शक्तियाँ पे उच्च न्यायालय के पास प्रशासनिक संबंधी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो वह अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के कागजों को मंगवाकर उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। वह कौन, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, जितने भी उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं मतलब उनके कागजों को मंगवाकर उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। ये उसका कौन सा अधिकार है, प्रशासनिक संबंधी शक्तियाँ, ठीक है। किसी मुकदमे को एक न्यायालय से हटाकर निर्णय लेने के लिए दूसरे न्यायालय में भेज सकता है, मतलब केस को ट्रांसफर कर सकता है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, ठीक है। तो ये भी इसका प्रशासनिक अधिकार हो गया। उसके बाद उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के क्लर्क, वकील या अन्य कोई भी कर्मचारी की फीस निश्चित करता है। इसके अलावा हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति, उन्नति, अवनति और छुट्टी के बारे में भी नियम बनाता है। मतलब ये भी कौन बनाता है, हाई कोर्ट बनाता है, उच्च न्यायालय बनाता है। उसके बाद यदि किसी न्यायालय में ऐसा मुकदमा चल रहा हो जिसमें भारतीय संविधान की व्याख्या, किसकी, भारतीय संविधान की व्याख्या का प्रश्न पैदा हो, तो उच्च न्यायालय उसे अपने पास मंगवाकर निर्णय दे सकता है। ऐसे मतलब ऐसे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय उस केस को अपने पास मंगवाकर सोल्व कर सकता है उसे। तो ये कौन से थे, प्रशासनिक संबंधी शक्तियाँ थी। सबसे पहले हमने प्रारंभिक मतलब न्याय संबंधी शक्तियाँ पढ़ी, उसमें बाद हमने प्रशासनिक शक्तियाँ पढ़ी, और लास्ट है जो तीसरी पावर है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियाँ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे। भारत के संघीय संविधान होने के कारण संविधान सर्वोच्च है। संविधान क्या है, सर्वोच्च है, सबसे बड़ा कानून ही संविधान है, ठीक है। इसकी व्याख्या करने और रक्षा करने का दायित्व तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। इसकी रक्षा का दायित्व किसका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, ठीक है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट की तरह राज्य के हाई कोर्ट को भी संसद तथा राज्य की विधानपालिका, संसद, ठीक है। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं बेटा, आपको पता है। एक होता है राज्यसभा जो उच्च सदन होता है, स्थायी होता है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता, और एक होता है लोकसभा जिसको भंग किया जा सकता है, मतलब अस्थायी सदन है, नियमन सदन है, लोगों का सदन है। तो इनके द्वारा, संसद के द्वारा तथा राज्य की विधानपालिका, राज्य की विधानपालिका में आपको पता है कि कौन कौन शामिल होते हैं, विधान परिषद, पता होना चाहिए बेटा, इनके बारे में बात कर चुके हैं हम पहले, विधान परिषद और विधानसभा, विधानसभा, और राज्यपाल इनका अभिन्न अंग होता है, ठीक है, और राज्यपाल। विधानपालिका के कानून, अब देखो संसद का काम क्या है, कानूनों का बनाना, कानून बनाना, तथा कार्यपालिका की आज्ञाओं की
वैधानिकता की जांच करते हैं। मतलब विधायिका का काम क्या है, कानून बनाएगा, और कार्यपालिका क्या करेगी, उसको लागू करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तथा संविधान के अनुकूल न हो। ठीक है भाई, संसद ने कोई कानून बना दिया, कार्यपालिका उसको लागू कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उच्च न्यायालय को पावर है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्तियाँ क्या संविधान के अनुकूल न होने पर उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। मतलब जो ये अगर संविधान कोई कानून बनाया है और वो संविधान के अनुकूल नहीं है, मतलब असंवैधानिक है, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट क्या कर सकती है, अपनी न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करके उसकी दोबारा जांच करती है और उसको अवैध घोषित कर सकती है। इसी को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार कहते हैं। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। अब विधायिका ने मतलब संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान के अनुसार नहीं है, जो संविधान का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा भाई, जो कानून बनाया गया है उसको क्या करेगा, उसकी जांच करेगा। और वो जांच करना ही क्या है, जो हाई कोर्ट का न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है, उसी को क्या बोलेंगे, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति। भाई कोई कानून बनाया गया है उसकी जांच करना दोबारा, भाई वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर अनुसार है तो ठीक है, अगर अनुसार नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसको अवैध घोषित कर देगा और उसको खत्म कर देगा। ठीक है, यही क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति। अब देखो यहाँ से इस लेसन से बड़े क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, 3 नंबर का मतलब लघुत्तरीय में प्रश्न में पूछ लेगा, वह उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बताओ, या पूछ लेगा न्याय संबंधी शक्तियां बताओ, जिसमें हमको दोनों लिखनी पड़ेगी। ठीक है, या पूछ लेगा अपीलीय क्षेत्राधिकारों के बारे में बताओ। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रशासनिक संबंधी शक्तियां बताओ हाई कोर्ट की। और चौथा पूछ लेगा न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति क्या है, या हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन था बेटा उच्च न्यायालय का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये पढ़ लोगे तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आराम से कर लो, क्योंकि यही बातें हैं उसमें भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया गया होगा अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।